विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक बार और प्रयास करता है। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास, ले आइए नोटबुक और पेन। प्रैक्टिस पेपर मार्च 2024 सेट डी का सेक्शन ए करने के लिए। इस सेक्शन में 1 मार्क के क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट आर गिवन बाय दिस, चूज द करेक्ट आंसर। देखिए रिलेशन में कंडीशन है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर होता है? 1 का स्क्वायर मतलब 1। क्या 1 बड़ा है 3 से? नहीं, गलत। 5 0 के लिए चेक कर लेते हैं, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 0 स्क्वायर है? ये बात भी गलत है, क्योंकि 0 बड़ा नहीं होता 5 से। 4 3 के लिए चेक करते हैं, 4 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर होता है क्या? 3 का स्क्वायर 9। क्या 9 बड़ा होता है 4 से? ये बात सही है। ओके, इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 6 की वैल्यू बतानी है। अब बताइए कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है? कोस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई का क्लोज्ड इंटरवल। ये कोस इनवर्स इस कोस से कैंसिल हो जाता अगर ये एंगल 0 से पाई के क्लोज्ड इंटरवल में लाई करता, यानी यहां से यहां तक, ये 0 ये पाई। 13 पाई बाई 6 कितना होता है? पाई की वैल्यू 180, बाई में 6, इसे कैंसिल करेंगे 30 आएगा। 13 3 ज़ा 39 और 0 390 डिग्री कहाँ होता है? एक कंप्लीट चक्कर होता है 360 और प्लस 30 कर देंगे तो यहाँ पर 390 बना। लेकिन हमें कहाँ चाहिए? एंगल की ये रेंज सिर्फ 0 से पाई तक के बीच में ही होनी चाहिए, इसलिए इस एंगल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक 180 होता है और 180 से यहाँ तक 360, यानी 2 पाई में अगर आप पाई बाई 6 ऐड कर दें तो 390 आ जाएगा। 2 राउंड हैं, पाई के 2 राउंड हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 पाई है और यहाँ से यहाँ तक 2 पाई, और इसमें हमने पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। ओके, नाउ कोस इनवर्स। अब बताइए 2 पाई कहाँ होता है? यहाँ। आपने एंगल जोड़ा तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, यानी यहाँ से कोस और यहाँ से पाई बाई 6 आ जाएगा। दूसरी बात, इस लाइन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता, यानी कोस का कोस रह गया। लेकिन पाई बाई 6 आने से क्या हो गया? पाई बाई 6 0 से पाई इस पोर्शन में आ गया, यानी ये अब कोस इनवर्स की रेंज में है। रेंज में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा पाई बाई 6। ओके, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर दिस वन, पाई बाई 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए एक मैट्रिक्स गिवन है, ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू बतानी है। बड़ी ही सिंपल सी बात है। पहले हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ए ट्रांसपोज का क्या मतलब है? इस रो को कॉलम में चेंज करना। कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, साइन अल्फा कोस अल्फा। और अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं ए ट्रांसपोज ए। सबसे पहले आप ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखें, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और अब वैल्यू लिख दें ए की।
कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। अब दो मैट्रिसेस को जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे एरो के साइन लगाएंगे। कोस एल्फा की मल्टीप्लाई कोस एल्फा के साथ क्या आएगी, कोस स्क्वायर एल्फा। साइन एल्फा के साथ प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। अब इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस फर्स्ट कॉलम से होगी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, और उसके बाद साइन एल्फा जब कोस एल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन एल्फा कोस एल्फा। सिमिलरली सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकेंड कॉलम से लिखेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगी माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा साइन एल्फा, और यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा। ओके, ये आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू 1, ये दोनों टर्म्स कैंसिल यानी वैल्यू 0, ये भी कैंसिल हो जाएंगी 0, और इस आइडेंटिटी की वैल्यू 1। ये बन गई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, हमेशा याद रखना 1 बाय डिटर्मिनेंट ए के। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस गिवन है और हमें डिटर्मिनेंट्स का यूज करके इसका एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायंगल का एरिया क्या रूल होता है, 1/2, डिटर्मिनेंट का साइन x1 y1 x2 y2 x3 y3, और एक कॉलम में 1 1। तो ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ ये पॉइंट्स यहाँ पुट करने हैं, 3 8 -4 2 5 1, और एक कॉलम 1 1 1। ओके, अब हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर 3 लिखा, ये कॉलम और ये रो हटाने के बाद हमारे पास ये 4 नंबर्स बच गए, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 1 1 1 और माइनस। ओके, नाउ 8 -8 लगेगा, और ऐसे ही आप ये वाला कॉलम और ये वाली रो हटाने के बाद 4 नंबर्स बचेंगे, -4 1 5 1, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -4 -5, नाउ +1। अब 4 नंबर्स कौन से बचेंगे, ये वाला कॉलम और ये वाली रो हटाने के बाद नंबर्स बचे ये वाले, -4 2 5 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई की, -4 5 2 10, और आपको माइनस करना है इसलिए -10। ओके, 2 -1 1 और 3 1 3, -4 -5 -9, और माइनस माइनस प्लस, 9 8 72, इसको सिंप्लीफाई किया -14, 1/2 72 + 3 75 -14 61, so answer will be 61/2. okay, this is correct answer. now question number 6, y की वैल्यू गिवन है, सेकेंड डेरिवेटिव बताना है, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। y = x² लोगरिथम x। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, u × v का रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। x की एक टर्म कैंसिल हो गई, x + 2x × लोगरिथम x, मैंने इस 2x को लोगरिथम x से पहले लिख दिया। ओके, x कॉमन, 1 + 2 लोगरिथम x, ये तो आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव
डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। यहाँ भी अगेन आप u इंटू वी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 2 एज इट इज, लोगरिथम x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। ओके, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। 2 + 1 + 2 लोगरिथम x, 2 + 1 3, विच इज रिक्वायर्ड आंसर 3 + 2 लोगरिथम x, यानी A इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एंटी डेरिवेटिव बताना है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन x² + 3x + 4 डिवाइडेड बाई √x। हम क्या करेंगे, इस √x को इन तीनों टर्म्स के डिवाइड में अलग अलग लिख देंगे, यानी x² अपॉन √x, 3x अपॉन √x, 4 अपॉन √x और साथ में dx। डिवाइड करते वक्त अगर बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ये डिनोमिनेटर में x की पावर 1/2 है, ये न्यूमिनेटर में जाकर -1/2 हो जाएगी। सिमिलरली ये x की पावर 1 है और ये 1/2, तो 1 - 1/2 बन जाएगा। ये x की पावर 1/2 है, आप इसे न्यूमिनेटर में ले जाएंगे और ये बन जाएगा -1/2, साथ में dx। अभी हमने सिर्फ डिनोमिनेटर अलग अलग किया है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया। इसका एलसीएम लेंगे 3/2, 1 में से हाफ जाने से हाफ ही बचेगा और ये टर्म एज इट इज। चलिए अब हम करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है 3/2 में आप 1 ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय सेम नंबर, यानी 3/2 + 1। ये x की पावर 1/2 है, आप इसमें 1 ऐड करें और डिवाइड में 1/2 + 1। सिमिलरली यहाँ भी आप 1 ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय दिस प्लस c। ओके, 2 1 = 2, 3 + 2 5, 5/2 बनेगा, जिसे आप लिख सकते हैं 2/5, क्योंकि डिवाइड के नीचे डिवाइड का साइन है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लिया 2 1 = 2 + 3 5/2, 2 1 = 2 + 1 3/2 बनेगा, रेसिप्रोकल करेंगे 2/3, x की पावर इन दोनों का सम 3/2, 1 - हाफ बनेगा, लेकिन अगेन डिवाइड के नीचे एक और डिवाइड है तो रेसिप्रोकल होगा, तो ये हाफ का क्या बन जाएगा 2/1, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 + c। ओके, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म एज इट इज, 2x की पावर 3/2, 4 2 = 8, x की पावर 1/2 + c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए कौन सा आंसर सही है, 2/5 x की पावर 5/2 + 2x raised to power 3/2 + 8, ये वाला, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। e raised to power x इंटू tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है, और हमें इसका इंटीग्रेशन बताना है। यहाँ आप एक रूल डायरेक्ट यूज करेंगे, e की x के साथ अगर कोई फंक्शन हो प्लस में उसका डेरिवेटिव हो और ऐसे फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना हो, तो उसका आंसर होता है e raised to power fx + c, सिंपल। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, e raised to power x इंटू tan इनवर्स x + c, यानी A इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है ये, -π/2 से π/2 लिमिट है sin क्यूब x dx। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, -a to a fx dx का आंसर डबल 0 से लिमिट a fx dx हो जाता है कब? अगर फंक्शन इवन हो, और इसी क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 0 अगर फंक्शन ओड हो। अब फंक्शन के ओड होने का क्या मतलब है? आपने अपने फंक्शन में x को रिप्लेस कर दिया -x के साथ, तो वो माइनस बाहर आ जाए ऐसे। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो फंक्शन ओड और आंसर 0। इवन होने का क्या मतलब होता है? f ऑफ -x आपने किया और माइनस ऐसे गायब हो गया जैसे था ही नहीं। ओके, माइनस आए ही ना, तब फंक्शन इवन होता है, और उस केस में इस इंटीग्रल का आंसर ये होता है। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि साइन क्यूब x कैसा फंक्शन है, इवन या ओड। fx इज इक्वल टू साइन क्यूब x, हम x को रिप्लेस कर देते हैं -x के साथ, जहां जहां x वहां वहां -x, पावर 3 यहां, ये माइनस कहाँ आ जाएगा? बाहर ऐसे। और इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन क्यूब x। अब ये जो साइन क्यूब है, साइन क्यूब की वैल्यू फंक्शन, दिस इज इक्वल टू -fx। f ऑफ -x लेकर चले और माइनस बाहर आ गया, इट मीन्स फंक्शन कैसा हो गया? ओड, और ओड फंक्शन होगा तो आंसर क्या होगा? 0। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है। तो देखिए ये 3 थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 3। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर। ध्यान से देखिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स पूछे गए हैं जो कि होते ही नहीं, यानी 0। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए जनरल सॉल्यूशन के बारे में, तो जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे। अगर ऑर्डर 3 है तो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स भी कितने होंगे? 3। अगर ऑर्डर 4 है तो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे 4। ओके, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ही यही होता है कि उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इस फंक्शन को कंटिन्यूस दे रखा है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो f ऑफ 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 fx के इक्वल होना चाहिए। f ऑफ 0 की क्या वैल्यू है? k, और लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू ये लिखी जाएगी साइन 3x डिवाइडेड बाय x। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x, इस x को हम 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी एक बार 3 डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा और एक बार न्यूमरेटर में। ओके, और लिमिट का एक रूल आपको पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x कितनी होती है? 1। यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, यहाँ पर आप 3 लिख सकते हैं क्योंकि इस साइड तो 0 ही है। इस लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी और k की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, तो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, k का आंसर आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन में हमें बताना है वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन। बड़े ही सिंपल सी बात है, 0 1 0, ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। एक्स एक्सिस के पूछ लिए जाएं
तो हो जाएंगे 1 0 0। ओके, और अगर z एक्सिस के पूछ लिए जाए 0 0 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, पी बी और पी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड करनी है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। ये वैल्यू है 0.4, ये पता नहीं, और ये वैल्यू है 0.8। डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड आकर मल्टीप्लाई में, यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाएगी 0.4 इंटू 0.8, यानी 0.32। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। गलत, बिल्कुल गलत बात है ये। कोलिनियर का क्या मतलब होता है? या तो वेक्टर्स हो सेम लाइन में, जैसे ये, और फिर दूसरा वेक्टर ये, या फिर वेक्टर्स हो पैरेलल, ये है एक वेक्टर, ये है दूसरा वेक्टर, ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ये भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं, यानी अगर एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है तब भी कोलिनियर होते हैं। लेकिन इसने क्या कहा? अगर उनका सेम मैग्नीट्यूड है तो वो कोलिनियर होंगे। ये ऐसे नहीं होता, कोई ज़रूरी नहीं है। कोलिनियर होने के लिए ना तो डायरेक्शन मैटर करती है। देखिए, ये कोलिनियर है, इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, फिर भी कोलिनियर है। इनकी डायरेक्शन सेम है, कोलिनियर है। और ना ही मैग्नीट्यूड मायने रखता है, यानी उनकी लेंथ। एक वेक्टर ये हो, एक वेक्टर ये, दोनों की लेंथ सेम है। मान लीजिए दोनों की लेंथ सेम है, क्या ये कोलिनियर है? नहीं, ये कोलिनियर नहीं है, ये तो परपेंडिकुलर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, लेट A and B are independent events, then P of A and B, P of A plus PB, no, P of A and B अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हों तो ये इक्वल होता है PA इंटू PB के। ओके, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, A और B दो इवेंट्स हैं, P ऑफ A बाई B की वैल्यू PA के गिवन है, देन A इज डैश ऑफ B। देखिए, P ऑफ A बाई B P ऑफ A के इक्वल है। ओके, A बाई B का क्या रूल होता है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई PB इज इक्वल टू PA। इसे आप 1 मिनट के लिए हटा दें। देखिए, अब P ऑफ A बाई B लिखा, इसका रूल लिखा, और अब मैंने यहाँ A इंटरसेक्शन B का रूल लगा दिया, PA इंटू PB। ये कब रूल लगता है? अभी अभी यहाँ बताया है, जब इवेंट्स कैसी होती हैं? इंडिपेंडेंट, तो इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, PB से PB कैंसिल हो गया, और आंसर क्या आ गया? PA। यानी P ऑफ A बाई B का आंसर अगर PA हो तब A इज इंडिपेंडेंट ऑफ B। A और B कैसी इवेंट्स होती हैं? इंडिपेंडेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ A ऑन B। बड़ी ही सिंपल सी बात है, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ A ऑन B होता है A डॉट B डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वेक्टर B। ओके, इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट I इंटू 7I 7 प्लस 3 और -1 -3 प्लस 7 और प्लस 8 यानी 56 डिवाइडेड बाय B वेक्टर की लेंथ क्या होगी?
इन कोफिशिएंट्स के स्क्वेयर्स का सम, 7 का स्क्वेयर, -1 का स्क्वेयर और 8 का स्क्वेयर, ओके, और अंडर रूट। 7 - 3 4, 4 + 56 60, 7 का स्क्वेयर 49 + 1 + 64, तो ये बन जाएगा 60/√114। बस इतना सा क्वेश्चन है, यही इसका आंसर है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 और 20 असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन क्या है? लेट L बी द कलेक्शन ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन एंड R1 बी द रिलेशन ऑन L। ये रिलेशन डिफाइंड है। टू लाइन्स तब इस रिलेशन में आएंगी जब L1 परपेंडिकुलर हो L2 के। हमें चेक करना है कि क्या ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ये देखिए, ये है लाइन L1 और ये है लाइन L2 और L1 परपेंडिकुलर है L2 के। सिमेट्रिक रिलेशन का क्या मतलब होता है कि आप इन्हें इंटरचेंज कर लें तब भी वो रिलेशन रहेगा या नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। इधर L2 इधर L1 और परपेंडिकुलर। बताइए, क्या आप L2 को L1 के परपेंडिकुलर कह सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं। चाहे आप कहें L1 परपेंडिकुलर टू L2 या L2 परपेंडिकुलर L1, ये एक ही बात है। यानी ये रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक। सो असर्शन तो हो गई करेक्ट। नाउ रीजन देखिए, ए रिलेशन R is said to be symmetric if AB belongs to R, this implies BA belongs to R। ये तो बिल्कुल सही बात है। सिमेट्रिक की यही तो डेफिनेशन होती है। यानी रीजन भी करेक्ट है और रीजन इस असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो देखिए, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। It means 19 का आंसर क्या बन जाएगा? A। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ये कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है और हमें इसकी वेक्टर फॉर्म चेक करनी है, क्या यही होगी? तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये मैंने पहले कार्टेशियन फॉर्म लिख दी और अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ से वेक्टर फॉर्म कैसे लिखी जाती है। देखिए, सबसे पहले x, y और z होना चाहिए था। हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लिखेंगे और इसे लिखेंगे z-3 और वो माइनस इस वाले माइनस को कैंसिल कर देगा। ओके, यहाँ सिर्फ क्या आ जाएगा? 1। अब हम यहाँ से वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। ये जो पासिंग पॉइंट होते हैं -2, ये देखिए -2, -1 और -3, यहाँ से आपको पासिंग पॉइंट लेने हैं साइन चेंज करके। वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए लिखते हैं सबसे पहले R, इन पॉइंट्स के किए जाते हैं साइन चेंज और साथ में लगाया जाता है I, J और K को प्लस लैम्डा। अगली ब्रैकेट में लिखा जाएगा 3, 2 और 1 को I, J, K के साथ, 3I, 2J और K। बस आंसर चेक कर लीजिए। यहाँ पर क्या ये यही फॉर्म है? ये दोनों फॉर्म बिल्कुल सेम है। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का असर्शन तो हो गया सही। रीजन चेक कर लेते हैं, क्या रीजन सही है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस इज दिस। नहीं, रीजन इसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ए की। बाकी हम चेक कर लेते हैं कि कोई लाइन जो इस पॉइंट से पास करती हो और इस लाइन के पैरेलल हो, क्या उसकी कार्टेशियन इक्वेशन ये होगी? चलिए कैसे चेक करना है मैं बताती हूँ आपको। पासिंग पॉइंट क्या है? 2, 1, 3। हमें कौन सी फॉर्म बनानी है? कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन। तो पासिंग पॉइंट को देखिए कैसे लिखेंगे, x - 2, साइन चेंज करना,
y माइनस 1, z माइनस 3, बीच में इक्वल और ये डिवाइड का साइन। ओके, अब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है किसके? इस लाइन के, इस लाइन के पैरेलल है। तो इस लाइन की यहां से आप डायरेक्शन रेशियोज उठा लीजिए, 1 2 -2, बन गई कार्टेशियन इक्वेशन। लेकिन यहां तो ये वाली कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, कुछ नहीं है, आप इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा देखिए, 2x माइनस 4, जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ y माइनस 1। और जब आप 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो माइनस बचेगा ये न्यूमरेटर के साइन चेंज कर देगा, यानी 3 माइनस z। कर लीजिए मैच, हो गया। इस बात का मतलब रीजन सही तो है, लेकिन एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, so answer will be both A and R are true but R is not the correct explanation of assertion A। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी। ओके, और इसी के साथ हमने ये पहला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।